गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमबीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर 12 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे युवा साथियों, आपके यूनिट थर्ड में आज हम एक नई विचारधारा की शुरुआत करने जा रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, आपके नॉलेज की दृष्टि से, और सबसे बढ़कर जो मैं मानता हूँ वो जीवन के प्रति आपके नज़रिए की दृष्टि से। आज हम बात करेंगे फाजीवाद की। जिन्हें स्टूडेंट के पास हिस्ट्री रही होगी या जो है, उन्होंने ज़रूर ये दो नाम सुने होंगे, फाजीवाद और नाजीवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ये उभर कर सामने आए थे और इतिहास की पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा कि इन दोनों विचारधाराओं को द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि साम्राज्यवाद भी इसके लिए कम दोषी नहीं था, लेकिन इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर को मुख्य खलनायक के रूप में स्थान दिया जाता है। तो आज हम इस फाजीवाद जो इटली से उभरा था इसकी बात करेंगे। इसमें सबसे पहले मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण कोटेशन आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। ये जवाहरलाल नेहरू का है। जब तक कि समाजवाद, साम्यवाद और उदारवाद के विरोध को ही एक पृथक दर्शन ना मान लिया जाए, तब तक यह कहना ही पड़ेगा कि फाजीवाद में एक अनोखी विशेषता है कि इनका कोई निश्चित सिद्धांत या विचारधारा किसी दर्शन पर आश्रित नहीं है। देखिए, देश के पहले प्रधानमंत्री ने कितनी खूबसूरती के साथ इनकी आलोचना की है। एक ऐसा दर्शन जिनका कोई बौद्धिक और तार्किक वैचारिक आधार नहीं है, पर दर्शन है, था, और एक जमाने में इटली में लोकप्रिय भी हुआ। ये जो फाजी वर्ड है, इसका अर्थ होता है लकड़ियों का गट्ठर। इनका चिन्ह था एक लकड़ियों का गट्ठर और एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी प्रतीक है राज्य की सत्ता का और लकड़ी का गट्ठर प्रतीक है एकता का। ये ऐसा दर्शन है जो अतीत की स्मृतियों में जीवित रहता है। जैसे द ग्रेट रोमन एम्पायर, द महान रोमन साम्राज्य, उनकी कलाकृतियां, उनके महल, उनका इतिहास भारत तो नहीं लेकिन यूरोप के इतिहास में वो एक महान धरोहर माना जाता है। और फाजीवाद ये मानता है कि हमारी वो अतीत की जो क्षमताएं थीं जब हमने दुनिया पे हुकूमत की, वो हमें हमेशा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि से पहले जब मुसोलिनी इटली में बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने इसका प्रयोग किया। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण उन्होंने कही कि तर्क से ज़्यादा महत्वपूर्ण भावनाएं होती है। अब ये चीज़ पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मुसोलिनी का एक कथन पूरा गलत भी नहीं कहा जा सकता। अब देखिए, भावनात्मक रूप से बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, लेकिन वो सही हैं या गलत, ये फैसला तर्क ही करता है। फाजीवादी जो अवधारणा है, फाजिज्म या फाजीवाद, वो इस बात पर विश्वास नहीं करते। जैसे एक मैं मुसोलिनी का वाक्य पढ़ता हूं आपके सामने। उनका कथन है, फाजीवाद वास्तविकता पर आधारित है। हम निश्चित तथा वास्तविक उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा कार्यक्रम कार्य करना है, केवल बातें करना नहीं है। और सिद्धांतवादी केवल बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हमारा यकीन एक्शन में है, टू अचीव एंड टू एक्ट, नॉट टू थिंक। यदि सोचेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि चिंतन की प्रक्रिया कार्य की गति को धीमा कर देती है। ये इस अवधारणा पे आश्रित है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि हम इस बात पे विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं
कि देश का साम्राज्य, देश की शक्ति, उसका सामर्थ्य दुनिया पर नेतृत्व करने के लिए बना होता है, विस्तार के लिए। जो कि एक बड़ा दिलचस्प कोटेशन मुसोलिनी का है। मैं आपको बताता हूं, आप इसको आगे ही पढ़ सकते हैं। ये शायद दुनिया के इकलौते ऐसे शख्स हैं जो युद्ध का समर्थन करते हैं। इससे पहले हीगल ने ऐसा कहा है, लेकिन हीगल ने युद्ध का समर्थन इसलिए नहीं किया, उन्होंने विस्तार के लिए कहा है। लेकिन ये व्यक्ति तो ये कहता है, मुसोलिनी, फाजीवाद में, कि शांति तो कब्रिस्तानों में पाई जाती है, जीवन में शांति नहीं, युद्ध होने चाहिए। और खुलेआम कहा। और जर्मनी जैसे विकसित देश में जनता ने इस बात को माना। तो आज अब आगे बात करते हैं फाजीवाद के स्रोत की। तो इनका पहला स्रोत जो है वो है सामाजिक डार्विनवाद। अब साइंस में आपने चार्ल्स डार्विन का नाम सुना है, पढ़ा है। मैं समझता हूँ जब जनरल साइंस आपकी चल रही होगी 9th-10th क्लास के अंदर, तो आपने उनकी एक थ्योरी जरूर पढ़ी होगी, सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट। यानी संघर्ष के लम्हों में जो वातावरण से सामंजस्य कर लेता है, ये जो जीतता है वही जीवित रहता है, बाकी कमज़ोरों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, वो नष्ट हो जाते हैं। फाजीवाद इस चीज़ को लेके आता है सामाजिक दायरों में। वो ये कहते हैं कि राज्यों के अंदर युद्ध संघर्ष होते हैं, एक समाज में भी होते हैं। यहाँ जीवित वही रहेगा जिसके पास सामर्थ्य होगा, जो लड़ना जानता होगा और जिसमें जीतने की क्षमता होगी। यदि नहीं है तो आप मात खा जाएंगे। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जैसा नीत्शे और अन्य व्यक्ति, कुछ और विद्वान भी हैं, उनका ये मानना है कि ये जो फाजीवाद है ये सामाजिक डार्विनवाद के आधार पर अपने विचारों को, अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाता है। मुसोलिनी ने इस सामाजिक डार्विनवाद को अनुशासन प्रिय, कठोर और साम्राज्यवादी बना दिया। अगला बिंदु है अबौद्धिकवाद। ये देखिए, बड़ा कड़वा शब्द लग रहा होगा आपको, पर ये सत्य है। इर्रेशनलिज्म, मैंने आपको पहले बताया, फाजीवाद तर्क में विश्वास नहीं करते, रेशनलिज्म में विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास है इमोशंस, भावनाएं और एक्शन में। भावनात्मक आधार पर आपकी जो क्रिया है, प्रतिक्रिया है, वो सही है, ये इस बात को मान के चलते हैं। जैसे मुसोलिनी का कहना है, हमारी अंधश्रद्धा हमारा राष्ट्र है, हमारी अंधश्रद्धा हमारे राष्ट्र की महानता में है। विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, तर्क नहीं। तर्क एक साधन हो सकता है, लेकिन जनता की प्रेरक क्षमता नहीं हो सकता। अब इस बात से आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन उनकी अवधारणा ये थी कि जनता से जो बदलाव, जो समर्थन, जो बलिदान आप भावनाओं के आधार पर करवा सकते हैं, वो कभी भी तर्क के आधार पर नहीं हो सकते। दूसरा उनका बिंदु है, जो स्रोत है उनके विचारों का, फाजीवाद का, वो है परंपरावाद। ये अतीत की स्मृतियों में जीवित हैं। द ग्रेट रोमन एम्पायर, महान रोमन साम्राज्य, जबरदस्त स्मृतियां, जूलियस सीजर, ये महान चरित्र, महान घटनाएं इतिहास की हैं और ये झूठ नहीं है। रोमन साम्राज्य एक जमाने में यूरोप के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता था और एक बहुत जबरदस्त और जानदार साम्राज्यों में उसकी गिनती होती थी। मुसोलिनी ये कह रहे हैं कि उस अतीत को विश्वास में लाते हुए हमें वर्तमान को, में उस अतीत को पुनर्जीवित करना है। हम यदि अपना गौरव खो चुके हैं, उसको पाना है और पाए हुए को और आगे बढ़ाना है, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। देखिए, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। मुसोलिनी खुद जो हैं वो नास्तिक हैं, लेकिन जर्मन जनता के विश्वास को, आधार को देखते हुए, माफ करें, इटली की जनता के विश्वास और आस्थाओं को देखते हुए उन्होंने पोप से समझौता किया। खुद वो आधार्मिक है, धर्म को नहीं मानते,
लेकिन जनता के विश्वास के लिए उन्होंने समझौता किया। इसके अलावा हीगल का जो आदर्शवाद है, आप याद करें, पढ़ा होगा आपने। हीगल ये मानते हैं, उनका आदर्शवाद ये कहता है कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है और व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत हितों और स्वार्थों को राज्य के लिए कुर्बान करने पर गर्व महसूस करना चाहिए। यानी राज्य सर्वोच्च है, ईश्वर का अवतरण है और मनुष्य को अपने अधिकार और कर्तव्य राज्य पर बलिदान करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसी चीज को मुसोलिनी ने फाजीवाद में जोड़ा कि राज्य से बढ़कर कुछ नहीं, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। उन्होंने राज्य को एक नैतिक संस्था कहा और साफ कहा कि यह विकास की आत्मा की अभिव्यक्ति है, इसलिए राज्य के खिलाफ जाना व्यक्ति का कोई भी अधिकार या कर्तव्य सुनिश्चित नहीं करता। राज्य के भीतर ही आप अपना विकास या सर्वोच्च छू पा सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और अगला जो उनका स्रोत है वो है व्यवहारवाद। देखिए, इस चीज को तो आप समझेंगे कि दुनिया के अनेक देशों में व्यवस्थाएं चली हैं। आदर्शों की रॉ में बहने में कई बार ऐसा हो जाता है कि चीजें हाथ से निकल जाती हैं, नियंत्रण में नहीं आती, उद्देश्य आसानी से अचीव या प्राप्त नहीं हो पाते। मुसोलिनी की अवधारणा यह है इस फाजीवाद के तहत कि व्यवहार पर अधिक ध्यान दीजिए और यदि आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले के हालातों को देखें तो इटली ने जो रणनीतियां अपनाई हैं वो बड़ी प्रैक्टिकल हैं और उनमें कहीं किसी भी आदर्श, किसी भी सिद्धांत, किसी भी वैचारिक प्रतिबंध का या बंध का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है। केवल और केवल लक्ष्यों को प्राप्त करना ही एकमात्र सफलता का सूत्र माना गया है। धन्यवाद।